नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। घाटकोपर में शिंदे गुट के पूर्व पार्षद और विधानसभा प्रमुख के बीच हाथापाई, कपड़े फटे, वीडियो हुआ वायरल, शिंदे का नेताओं पर एक्शन। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क पर महाराष्ट्र एटीएस का बड़ा एक्शन। पुणे के बाद नासिक में मौलाना गैंग से पूछताछ, दर्जनों गिरफ्तारियां। शरद पवार की एनसीपी के बाद अब शिवसेना यूबीटी का भी परिसीमन बिल पर बदला रुख। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने दिया संकेत। नागपुर में नहीं होगी उद्धव ठाकरे की जनसभा। रामनगर मंदिर के पास सड़क पर होगा राम रक्षा आंदोलन और भव्य महाआरती। फडणवीस ने साधा निशाना। सरकारी बंगलों पर छिड़ा विवाद। 2 बंगले छिन जाने के बाद उप सभापति सचिन अहिर को चर्च गेट पर मिला फ्लैट। एकनाथ शिंदे से न्यायिकी की मांग। कोकण के राजनीतिक गलियारों में हलचल। बीजेपी मंत्री आशीष शेलार का भास्कर जाधव के दफ्तर में अचानक दौरा। बीजेपी नेता का गर्मजोशी से हुआ स्वागत। क्या उद्धव का साथ छोड़ देंगे भास्कर जाधव? सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का राज ठाकरे ने किया समर्थन। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। बोले प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए बना रहे हैं दबाव। अश्लील वीडियो भेजना बजरंग दल के नेता को पड़ा भारी। मुंबई पुलिस ने 26 साल की विवाहित महिला से छेड़छाड़ के आरोप में दर्ज किया मामला। ठाणे में कच्ची अस्मिता मंच के सम्मान समारोह में पहुंचे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। शहर के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और काच्छी समाज के योगदान पर अपने विचार किए साझा। मुंबई में बारिश के साथ बढ़ा बीमारियों का खतरा। बीएमसी ने 10 लाख घरों का किया सर्वे। निर्माण स्थलों पर जांच तेज। खबरों में सबसे पहले बात एकनाथ शिंदे के नेताओं में मारधाड़ की। शिंदे गुट में अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सड़क पर दिखाई देने लगी है। डोंबिवली में पार्टी के एक पार्षद ने पहले डॉक्टर से जमकर मारपीट की थी। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब मुंबई के घाटकोपर से पार्टी नेताओं के बीच हाथापाई का मामला सामने आया है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है, जिससे एकनाथ शिंदे की जमकर फजीयत हो रही है। उद्धव ठाकरे गुट पर एकनाथ शिंदे पर निशाना साध रहा है। घाटकोपर पूर्व वार्ड नंबर 125 के पार्षद सुरेश आवले और विधानसभा प्रमुख यशवंत मोरे के बीच हुई मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। खबरों की माने तो पार्टी संगठन में हाल ही में की गई कुछ नियुक्तियों को लेकर दोनों नेताओं के बीच लंबे वक्त से नाराजगी थी। इसी मुद्दे पर यशवंत मोरे सुरेश आवले से जवाब मांगने पहुंचे और बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों नेताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई। मारपीट के दौरान सुरेश आवले के कपड़े तक फट गए और घटना के बाद मामला पंतनगर पुलिस थाने भी पहुंचा, लेकिन दोनों पक्षों ने इसे पार्टी का आंतरिक मामला बताते हुए कोई भी लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई। हालांकि अब इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद शिंदे गुट की अंदरूनी कलह एक बार फिर सुर्खियों में है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही शिंदे गुट में शिवसेना उद्धव गुट के 6 बागी सांसद शामिल हुए, जिसको लेकर शिंदे गुट के कुछ नेता नाराज बताए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि एकनाथ शिंदे इन नेताओं पर क्या एक्शन लेते हैं। खबरों में अब मौलानाओं की गिरफ्तारी की। नासिक एटीएस और जलगांव एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट ने गैंगस्टर शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आए जलगांव के कई लड़कों से पूछताछ की है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि जलगांव के अलग अलग हिस्सों से 8 से 10 युवा लड़के सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में हैं, जिसमें कुछ नाबालिग भी शामिल हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट और बैंक अकाउंट को लेकर पूछताछ की और कुछ को हिरासत में लिया गया, क्योंकि ये देश विरोधी कामों में जुटे हुए थे। जलगांव महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट के पुलिस सब इंस्पेक्टर रविंद्र गायकवाड़ ने इसको लेकर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे शहजाद भट्टी नासिक और महाराष्ट्र के कई जिलों में युवाओं को गुमराह कर रहा है और उन्हें देश विरोधी गतिविधियों में शामिल कर रहा है। अब जितने भी युवक सोशल मीडिया के जरिए उसको फॉलो करते हैं, उसके वीडियो देखते हैं और उससे इंस्पायर होते हैं, अब उनकी चौकसी यानी उन पर निगरानी बढ़ा दी गई है और इसी सिलसिले में कई लोगों से पूछताछ की गई। खासतौर से जलगांव जिले के लोगों का ये कहना है कि पहले देश है फिर बाद में सब कुछ,
और इसी को लेकर महाराष्ट्र एटीएस महाराष्ट्र के कई जिलों में छापेमारी भी कर रहा है। इससे पहले पुणे में भी कई दर्जनों लोगों से पूछताछ हुई थी और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब इसको लेकर महाराष्ट्र एटीएस के अधिकारी का बड़ा बयान भी सामने आया है। ये जो जलगांव जिले में अभी आप 2-4 दिन से देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जो युवक है ये, और हर इंसान अभी सोशल मीडिया पे है, तो ये जो शहजाद भट्टी का विषय जो है उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से जो जितने भी युवक है जो उनको जो फॉलो करते हैं या फिर उनके जो भी वीडियो वगैरह देखने के बाद में एक्सपायर होते, तो हमने उनको उनकी चौकसी करके और जो हमको अभी मिला है, और मैं तो यही अभी अपने जलगांव जिले के युवकों से यही कहना चाहूँगा कि बस जो देश का पहले अपना देश, फिर बाद में सब कुछ। अब खबरों में आगे का रुख करते हैं। उद्धव ठाकरे जिनकी सियासत खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है, अब उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। यूबीडी सांसद संजय राउत ने 16 जुलाई को कहा कि विपक्षी दल प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का विरोध करेंगे, लेकिन अगर सरकार उनकी तरफ से सुझाए गए संशोधनों को इसमें शामिल करती है तो वो इस मुद्दे पर बैठकर दोबारा से विचार विमर्श करेंगे। संजय राउत का ये बयान बता रहा है कि अब उद्धव ठाकरे पीएम मोदी और अमित शाह के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से परिसीमन बिल पर सरेंडर के मूड में नजर आ रहे हैं। तो क्या कहा है संजय राउत ने, पहले वो देखते हैं। 50% अगर सीटें बढ़ती है सिर्फ, और एक ऐसा एक भूमिका अगर सरकार लेकर अमेंडमेंट लेकर सामने आती है और सभी से चर्चा करती है, तो उस बात पर चर्चा हो सकती है। निर्णय जो है इस बारे में क्या करना है, कोई अकेली पार्टी नहीं करेगी इंडिया ब्लॉक की, ना शिवसेना करेगी, ना एनसीपी करेगी, ना और कोई करेगी, ना कांग्रेस करेगी। जो निर्णय होगा इस परिसीमन बिल के बारे में, ये हम सब मिलकर बैठकर उस बारे में निर्णय लेंगे। इधर शरद पवार एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने बुधवार को ही कहा था कि अगर एनडीए प्रमुख विधायी एजेंडे में शामिल परिसीमन बिल सभी राज्यों में लोकसभा सीट में समान रूप से 50% का इजाफा करके उसे तैयार करती है तो उसका विरोध करने का कोई खास कारण नहीं होगा। यानी शरद पवार पहले ही परिसीमन बिल पर मोदी सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर चुका है और मोदी सरकार की मंशा संसद के 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में संविधान यानी 131वां संशोधन बिल पेश करने की, और इस बिल में लोकसभा की जो सीटें हैं उन्हें बढ़ाकर 850 करने और परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव है, जिस पर महाराष्ट्र में मोदी सरकार ने अपने आंकड़े पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिए हैं। और अब बात करते हैं उद्धव के आंदोलन की। उद्धव ठाकरे के नेताओं ने भंडारा जिले में पदाधिकारियों की एक बैठक ली। इस बैठक का मकसद नागपुर के रामनाथ श्री राम मंदिर में राम रक्षा आंदोलन और महाआरती की तैयारियों का जायजा लेना था और शिव सैनिकों के साथ बातचीत करनी थी। उद्धव ठाकरे राम रक्षा आंदोलन की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए शिवसेना नेता और विधान परिषद के पूर्व विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने 16 और 17 जुलाई को वो विदर्भ के दौरे पर है। इस दौरान वो भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और वर्धा जैसे जिलों में शिव सैनिकों के साथ बैठक कर आंदोलन की रणनीति और जिम्मेदारियों का बंटवारा करने में जुटे हैं। और इस मुद्दे पर 18 जुलाई को शिवसेना पक्ष यानी उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में राम रक्षा आंदोलन और भव्य राम रक्षा महाआरती का आयोजन भी किया जा रहा है। राम मंदिर दान चोरी के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में पहला राम रक्षा आंदोलन 5 जुलाई को मुंबई के दादर के हनुमान मंदिर में शुरू किया गया था। इस दौरान राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा और हनुमान स्तोत्र का पाठ किया गया था। इसके बाद आंदोलन का दूसरा चरण 28 जुलाई को नागपुर के रामनगर के मंदिर में आयोजित किया जा रहा है, जिस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से हताश करार दिया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे अब पूरी तरह से दिशाहीन हो चुके हैं। देखिए क्या कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। देखिए, उद्धव ठाकरे जी एक हताश, निराश और फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति है। इनका राजनीति में कोई वजूद बचा नहीं है। ये जो सारी चीजें वो बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन से बोलते हैं। तो उद्धव ठाकरे का आंदोलन शुरू होने से पहले ही विवादों में आ चुका है। और खबरों के आखिर में बात सरकारी आवास पर छिड़े घमासान की। महायुति सरकार में सत्ता समीकरण के साथ साथ सरकारी आवासों के आवंटन में भी तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। विधान परिषद के नव नियुक्त उपाध्यक्ष
सचिन अहिर के सरकारी आवास का आवंटन लगातार 2 बार बदलने के बाद आखिरकार उन्हें बंगले की बजाय एक फ्लैट दिया गया है, जिस पर सियासी घमासान मचा है। इस घटना ने महागठबंधन के नेताओं के बीच सरकारी बंगलों के लिए एक तरह से होड़ शुरू कर दी है। उपाध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद सचिन अहिर को मंत्रालय के सामने सरकारी बंगला यानी कि रायगढ़ A6 देने का फैसला लिया गया था। हालांकि ये बंगला मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के कब्जे में, इसलिए आवंटन प्रक्रिया में कई मुश्किलें आईं और नतीजा ये रहा कि ये फैसला रद्द कर दिया गया, जिसके बाद सचिन अहिर के लिए बंगला पोरबंदर C3 विचाराधीन था और ये भी उन्हें नहीं मिला। ये बंगला फिलहाल शिवसेना नेता नीलम गोरे के पास है। इस बीच विधानसभा के नवनियुक्त उपाध्यक्ष अन्ना बसोने ने भी इसी बंगले पर अपना दावा कर दिया। सचिन अहिर को दूसरी बार भी निराशा हाथ लगी, क्योंकि आखिरकार जो बंगला पोरबंदर अन्ना बोसाडे को देने का फैसला लिया गया था, लगातार 2 बंगले आवंटित न करने के बाद प्रशासन ने उन्हें चर्च गेट के सुनीत बिल्डिंग में सचिन अहिर को एक सरकारी फ्लैट मुहैया कराया है। हालांकि खबरें ये आ रही है कि अभी तक वो फ्लैट में शिफ्ट नहीं हुए, क्योंकि उन्हें बंगले की उम्मीद थी और उन्हें मिला है फ्लैट, जिसको लेकर कुछ नाराजगी उन्होंने जताई और एकनाथ शिंदे के दरबार में जाके उन्होंने गुहार लगाई कि उन्हें बंगला चाहिए था, फ्लैट नहीं, जिसको लेकर शिंदे गुट में कुछ नाराजगी देखने को मिल रही है और सरकारी आवास को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।